यह लड़की सोने की एक्टिंग कर रही थी। असल में वह किसी के इंतजार में थी। तब से उसके पापा लड़की के कमरे में आते हैं और लड़की को सोया हुआ देख फटाफट कमरे की लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लड़की अपने पापा को पागल बनाकर खुश हो ही रही थी कि उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। हॉर्न की आवाज सुनकर लड़की जल्दी से उठकर खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड ज्ञान था, जिसका वह इंतजार कर रही थी। ज्ञान उसे नीचे बुला रहा था। इसके बाद लड़की अपने पापा के कमरे में दबे पांव जाती है और वहाँ उसके पापा गहरी नींद में सोए हुए देखकर लड़की सोचती है, अब मजा आएगा ना बेडू। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, लेकिन लड़की को जरा भी भनक नहीं लगा कि उसके घर का नौकर उसे देख रहा है। नौकर देखने के बाद बोला, अरे साला ये तो अलग ही मजा कर रही है। फिर दोनों होटल के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों ओयो में आ जाते हैं और कमरे में बहुत मजा करते हैं। उसके बाद ज्ञान लड़की को घर छोड़ता है और अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर लड़की भी अपने घर के अंदर जाकर बेड पर सो जाती है और हरदम बॉयफ्रेंड के सपने देखने लगती है। उसके बाद रात हुई। फिर सुबह होने के बाद लड़की नींद से उठकर बाथरूम के लिए जाने लगती है। बाथरूम में आकर झरने के नीचे मजे से नहाती है। नहाने के बाद अलमारी के पास आकर कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनती है। पापा को कॉलेज के लिए अलविदा कहती है। फिर कार में बैठकर लड़की कॉलेज जाने लगती है। लड़की चुपचाप रास्ते से जा रही थी कि तभी लड़की का बॉयफ्रेंड कार अढ़ाए खड़ा हुआ था। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखकर मन ही मन वह बहुत खुश थी। तभी ज्ञान ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। लड़की थोड़ी झिझकी, फिर उसके साथ चली गई। दोनों सीधे ओयो के पास रुके और अंदर चले गए। फिर ज्ञान ने एक इशारा किया और वह बेड पर चली गई। उसके बाद समय का पता ही नहीं चला। उधर घर में माहौल बदलने लगा था। लड़की के पापा बेचैनी में टहल रहे थे। उन्होंने नौकर से कहा, रामू देख जरा ये ससुरी अभी तक घर क्यों नहीं आई। रामू को पहले से ही उस पे शक था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने बिना देर किए गाड़ी निकाली और निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक होटल के पास रुका। बाहर एक जानी पहचानी कार खड़ी थी। रामू का शक और गहरा हो गया। अंदर जाकर उसने देखा तो ज्ञान और लड़की साथ बैठे बातें कर रहे थे। रामू का गुस्सा फूट पड़ा। वह बड़बड़ाया, कॉलेज का नाम लेकर बाहर घूम रही है। रामू सीधे घर लौटा और सारी बात लड़की के पापा को बता दी। यह सुनकर पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा गुस्से में बोले, ससुरी को आने दो घर, पिक्चर का अवार्ड दूंगा। इसके बाद लड़की मजे करके घर आती है और वहाँ नौकर हंसी रोककर खड़ा हुआ था। फिर क्या था, पापा उसे डंडे से लिड़ा लिड़ा के मारने लगते। दे दनाधन, दे दनाधन। ऐसे नौकर ने ससुरी को सबक सिखाया। ज्ञान भाई देर रात तक गेम खेलते रहते थे। इसी वजह से वे सुबह हमेशा अपनी पत्नी के साथ देर से उठते थे। एक दिन ज्ञान भाई और उनकी पत्नी पायल मजाक मस्ती कर रहे थे। तब खिड़की के बाहर से कालिया सेठ झांक रहा था। उसके मन में ख्याल आया, काश ज्ञान भाई की पत्नी मेरी होती। सुबह दोनों नहा धोकर कपड़े बदलते हैं। पायल रसोई में जाती है और प्यार से खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद पायल कहती है, मैं जोनी पार्लर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। ज्ञान भाई मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है जल्दी आना। लेकिन यह सब चुपके से कालिया सेठ देख रहा था। जैसे ही पायल कार से पार्लर जाने लगी, वह उसका पीछा करने लगा। दूसरे रास्ते से आगे जाकर वह सुनसान रोड पर बीच सड़क में खड़ा हो गया। पायल ने गाड़ी रोकी और गुस्से में बोली, क्यों खड़े हो बीच रास्ते में, हटो, मुझे पार्लर जाना है। कालिया सेठ हंसते हुए बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। पायल ने सख्त लहजे में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो और रास्ते से हट जाओ। लेकिन कालिया सेठ गुस्से में आ गया। पायल मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद कालिया सेठ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। काफी देर हो जाने पर ज्ञान भाई बेचैन हो गए। इतनी देर क्यों हो गई, पायल अभी तक क्यों नहीं लौटी। वे बाइक लेकर रास्ते की ओर निकले। सुनसान रोड पर उन्होंने अपनी पत्नी को घायल हालत में पड़ा देखा। ज्ञान भाई रोते हुए बोले, यह सब किसने किया, मुझे बताओ। पायल ने आंसुओं के साथ कहा, यह सब कालिया सेठ ने किया है। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। ज्ञान भाई फूट फूट कर रोने लगे, जिसने मेरी पत्नी की जान ली है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। भारी कदमों से चलते हुए रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला। ज्ञान भाई ने उससे मदद मांगी। फकीर ने उन्हें एक विशेष शक्ति दी, जिससे ज्ञान भाई एक खूबसूरत लड़की में बदल सकते थे। अब उनका एक ही मकसद था, पायल का बदला। बारिश की रात थी। ज्ञान भाई लड़की का रूप सोनम लेकर कालिया सेठ के घर पहुँचे और डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। कौन हो तुम, सोनम बोली। बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ। कालिया सेठ मुस्कुराया, हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ देर बाद सोनम जोर से हंसी और बोली, अबे कमीने, जानता है मैं कौन हूँ। ज्ञान भाई ने अपना असली रूप दिखाया। कालिया सेठ कांपते हुए बोला, तू ज्ञान भाई। हाँ, ज्ञान भाई बोले, तूने मेरी पत्नी की जान ली थी, अब तेरी सजा तय है। इतना कहकर ज्ञान भाई ने कालिया सेठ का अंत कर दिया। राइस्टार अपने पापा को बाएं बोलकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। वह सीधा अमित के घर जाकर उसे आवाज लगाता है, जल्दी आजा अमित, स्कूल के लिए देर हो रही है। राइस्टार और अमित दोनों पैदल ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी अमित बोला, राइस्टार तू स्कूल की तरफ चल, मैं घर जाकर आता हूँ। राइस्टार अकेले ही स्कूल जाने लगता है। तभी उसके सामने उसी के स्कूल का लड़का अपनी कार में आता है और राइस्टार से बोलने लगता है, तुझ जैसे गरीब ने अपनी जिंदगी में भी ऐसी कार देखी है क्या। राइस्टार गुस्से में अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा मुझे भी एक कार दिला दो, कब तक मैं ऐसे ही पैदल स्कूल जाऊंगा। फिर राइस्टार गुस्से में सो जाता है। अगले दिन राइस्टार के पापा उसे उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं, जहां उन्होंने राइस्टार की नई कार खड़ी कर रखी थी। राइस्टार खुशी से झूमकर अपनी न्यू कार अमित को दिखाने जाता है। वहां जाकर राइस्टार ने अमित से बोला, बता अमित
कैसी है मेरी न्यू कार? अमित बोला, कार तो अच्छी है यार। तभी अमित के पास एक कॉल आता है। कॉल कटते ही अमित भागता है। राइस्टार भी उसके पीछे भागने लगता है। अमित सीधा एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ डॉक्टर अमित से बोला, तुम्हारे पापा का जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम जल्दी से 10 लाख रुपए जमा करा दो। लेकिन अमित के पास इतने पैसे नहीं थे। यह सारी बातें राइस्टार सुन लेता है। वह सीधा अपनी कार लेकर रेड क्रिमिनल के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम मेरी यह कार खरीद लो और मुझे 10 लाख रुपए दे दो। रेड क्रिमिनल कार खरीद कर उसे पूरे पैसे दे देता है। फिर राइस्टार पैसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर 10 लाख रुपए जमा कराकर बोलता है, इन अंकल का इलाज कर दो। डॉक्टर अमित के पापा का इलाज शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद अमित वहाँ खाली हाथ आ रहा होता है। तभी अमित अंदर जाता है और अपने पापा को एकदम ठीक देखकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने पापा को लेकर घर चला जाता है। एक गाँव था जहाँ गौरव अपने पापा के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। अक्सर उस गाँव के लोग रात में बीमार पड़ते रहते थे। एक दिन गौरव के पापा रात के समय बहुत ज्यादा बीमार हो गए। गौरव अपनी बाइक उठाता है और दवाई लेने अस्पताल जाने लगता है। बीच रास्ते में एक ब्रिज पड़ता था जहाँ रात को कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ एक साया रहता है। उस दिन गौरव अपने पापा के लिए उसी ब्रिज से गुजरा। तभी ब्रिज के बीचों बीच उसकी बाइक खराब हो गई। वह घबरा जाता है, बाइक चेक करता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। वह अस्पताल पहुंचकर दवाई ले आता है और वापसी में फिर वही ब्रिज आता है। जैसे ही वह ब्रिज पर चढ़ता है, अचानक गाना गाने जैसी आवाज आने लगती है। डर के मारे वह भगवान का नाम लेता है और किसी तरह घर पहुंच जाता है। दवाई देने के बाद उसके पापा की हालत संभल जाती है। अगली सुबह गौरव गांव के सरपंच के पास जाकर पूछता है, सरपंच जी, इस ब्रिज पर आखिर होता क्या है? सरपंच बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम अमित था। एक रात वह इसी ब्रिज से गुजर रहा था कि कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया। पैसे मांगने पर अमित ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने उसे मार दिया। अमित के पिता पहले से अस्पताल में भर्ती थे और बेटे की मौत की खबर सुनते ही उनकी भी मौत हो गई। तभी से यह ब्रिज भूतिया माना जाने लगा। यह सुनकर गौरव दंग रह जाता है और सोचता है कि इसका कोई उपाय जरूर होना चाहिए। वह एक साधु के पास जाता है जिनका नाम सूखा बाबा था। सूखा बाबा थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे। गौरव बोला, बाबा, उस ब्रिज के साए को शांत करने का उपाय बताइए। बाबा बोले, उपाय है लेकिन आसान नहीं। इसके लिए उस आत्मा को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। उस रात गौरव ब्रिज पर बैठा रहता है। तभी अमित की आत्मा प्रकट होती है। आत्मा पूछती है, तुझे भी मरना है क्या? गौरव कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने आया हूँ। आत्मा बताती है कि उसे मारने वाला आदमी कंजूस भाई है जो क्लॉक टावर इलाके पर राज करता है। सच जानकर गौरव गुस्से में भर जाता है और इंसाफ करने के लिए निकल पड़ता है। वह तुरंत उसके अड्डे पर पहुंचता है और गरज कर कहता है, क्या रे कंजूस, तूने अमित को मारकर अच्छा नहीं किया। तभी कंजूस भाई बोला, तुझे भी मरना है क्या? यह सुनकर गौरव गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी गन निकाली और कंजूस को हमेशा के लिए कंजूस बना दिया। रोनी क्लास का बैक बेंचर था जो हमेशा सबसे पीछे बैठा करता था। स्कूल के टीचर भी उससे बहुत परेशान रहते थे। उसका स्कूल गांव के एक कोने में था। स्कूल के पीछे एक अजीब और बड़ा सा जंगल था जो देखने में बेहद डरावना लगता था। टीचर बच्चों को उस जंगल में जाने से सख्त मना करते थे क्योंकि कहते थे कि जो एक बार वहां गया वो दोबारा जिंदा वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले विक्रम नाम का एक लड़का उस जंगल में गया था। तभी वहां एक अजीब सा भेड़िया आया और उसने विक्रम को मार डाला। उसी दिन से विक्रम की आत्मा जंगल में भटकती है और आने वालों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन रोनी को ये सब बस डरावनी कहानियां लगती थी। रोनी का एक खास दोस्त था ज्ञान। दोनों एक नंबर के शरारती लड़के थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर साबित करेंगे कि वहाँ कोई भूत नहीं है। उस रात स्कूल खाली होते ही रोनी और ज्ञान वहाँ पहुँचे। दोनों डरे हुए थे लेकिन पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत करके वे जंगल में घुस गए। काफी देर तक इधर उधर भटके लेकिन कुछ नहीं दिखा। रोनी ने हंसते हुए कहा, देखा ज्ञान, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब झूठी बातें हैं। इतना कहकर रोनी आगे बढ़ गया लेकिन ज्ञान वहीं रुक गया। तभी उसकी नजर दूर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वह धीरे धीरे उधर गया। पास जाकर देखा कि वहाँ भेड़िए के छोटे छोटे बच्चे थे। ज्ञान उन्हें ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक एक भेड़िया उसके सामने आया और पल भर में विशाल हो गया। उसने ज्ञान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इधर रोनी काफी देर तक ज्ञान को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे वही भेड़िए के बच्चे दिखे। रोनी को वे बहुत क्यूट लगे और वह उनमें से एक को चुपके से अपने घर ले गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कितना खतरनाक है। सुबह रोनी स्कूल पहुंचा तो वहाँ भीड़ लगी थी। बीच में ज्ञान की लाश पड़ी थी। रोनी रोने लगा और खुद को दोष देने लगा। तभी उसकी नजर उसी भेड़िए पर पड़ी जिसे वह घर पर छोड़ आया था। गुस्से में रोनी ने भेड़िए को पिंजरे में बंद कर दिया लेकिन रात को वह पिंजरे से बाहर आ गया। भेड़िया बाहर निकला, अपना रूप बदला और बन गया जंगल की श्रापित आत्मा। और उसी रात उसने रोनी को भी एक भेड़िए में बदल दिया। अब आत्मा अकेले नहीं था, उसके पास भेड़ियों की एक बहुत बड़ी फौज बन गई थी।